Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis, where we are going to look at the most important news headlines from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So let's start with the news for today. So पहला जो न्यूज़ हम आज कवर करने वाला है, इट्स रिलेट टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जिसने कहीं ना कहीं शाहबानो केस जो हुआ था उसको वापस से एग्जिस्टेंस में ला दिया है, क्योंकि शाहबानो केस एक 1985 का जजमेंट था जिसको आपकी पार्लियामेंट ने ओवररूल करा था और उसके बाद से बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस आए थे। तो उसके बाद अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने करेक्ट डिसीजन लिया है और फाइनली इसी को ही रीइंस्टेट कर दिया है। सो एक बार का हम, बिकॉज बहुत टाइम से ये न्यूज में आ रहा है, फॉर एग्जांपल इफ यू विल लुक एट टुडेज हिंदू न्यूज़पेपर, देयर इज अ पर्टिकुलर ओपिनियन पेज ओवर इट। इन द इंडियन एक्सप्रेस आज दो आपके ओपिनियंस आए हैं इसके ऊपर को लेकर, बिकॉज अभी रिसेंटली ये जजमेंट था, एक दो दिन से आप इसे न्यूज में देख रहे होंगे। सो लेट्स गो थ्रू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द शाहबानो केस और अब फाइनली उसमें हुआ क्या है। सो मैं आपको पूरा बैकग्राउंड से स्टार्ट करता हूं। तो ये पर्टिकुलर केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। सो मोहम्मद अहमद खान और शाहबानो बेगम एक हस्बैंड और वाइफ थे, दे वर अ मुस्लिम कपल। मोहम्मद अहमद खान एक इन्फ्लुएंशियल लॉयर थे इंदौर के अंदर में, और शाहबानो बेगम उनकी फर्स्ट वाइफ थी जिनसे उनके 5 बच्चे थे। इसके बाद उन्होंने 14 ईयर्स आफ्टर मैरिज इन्होंने सेकंड शादी करी, एंड आफ्टर सम टाइम ही डाइवोर्स्ड हिज फर्स्ट वाइफ शाहबानो बेगम। अब मुस्लिम लॉ या शरीयत लॉ के अंदर में मेंटेनेंस का प्रोविजन जो होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक है, उसके अंदर में आपको कंटिन्यूअसली मेंटेनेंस नहीं देनी होती है। तो इस चीज को लेके यहां पे जो आपकी शाहबानो बेगम थी ये कोर्ट में गई। सो ये कोर्ट में गई, सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में गई, फिर हाई कोर्ट में गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में गई। तीनों कोर्ट्स के अंदर में कोर्ट ने इसके फेवर में जजमेंट दिया, इनके फेवर में जजमेंट दिया। सो बेसिकली ये कौन से लॉ के अंदर में गई उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका एक सेक्शन 125 होता है सीआरपीसी में, देयर इज अ सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर में। उसके अंदर में इट इज प्रोवाइडेड कि जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है वो मेंटेनेंस ऑर्डर कर सकता है, मेंटेनेंस ऑर्डर कर सकता है अगर कोई भी वाइफ है, चिल्ड्रन लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो, जो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाते, या पेरेंट्स हैं। अगर ये लोग अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते तो उस सिचुएशन में जो भी मैन है, फॉर एग्जांपल यहां पे हस्बैंड हो गया, यहां पे उनके फादर हो गए और यहां पे उनका सन हो गया, ये कोर्ट जो है सेक्शन 125 में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इस केस के अंदर में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर सकते हैं अगेंस्ट दैट पर्सन। तो ये सेक्शन 125 में एक सेक्युलर लॉ प्रोवाइडेड है जिसके अंदर में किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, किसी भी आप एथनिसिटी से बिलोंग करते हो, सेक्शन 125 आप पे अप्लाई होगा। एंड करेक्टली लोकल कोर्ट ने इसके शाहबानो बेगम के फेवर में जजमेंट दिया कि ऑल दो इस्लामिक लॉ के अंदर में इनको मेंटेनेंस नहीं मिलती हो, बट इनको सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर में इनको भी आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। उसके बाद ये हाई कोर्ट में जाके अपील करते हैं, एमपी के हाई कोर्ट में। यहां के हाई कोर्ट भी इसको करेक्ट डिसाइड कर देते हैं एंड यहां पे वो उनकी मेंटेनेंस को इंक्रीज भी कर देते हैं, यहां पे मेंटेनेंस को इंक्रीज भी कर दिया जाता है। फाइनली ये जाके अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को करेक्ट बताता है और यहां पर भी मेंटेनेंस प्रोवाइड कर देता है। यानी कि ऑल्दो मुस्लिम लॉ के अंदर में या पर्सनल लॉ के अंदर में मुस्लिम विमेन को मेंटेनेंस प्रोवाइडेड नहीं होती हो, बट स्टिल यहां पे तीनों लेवल के कोर्ट्स ने क्या बोला कि सेक्शन 125 एक सेक्युलर लॉ है और मुस्लिम वुमेन को भी इसके अंदर में मेंटेनेंस मिलेगी। However, 1984 में, सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है अपने इंडियन हिस्ट्री का, बिकॉज 1984 के अंदर में कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं थी, यहां पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे। 1984 में आपका, इफ यू रिमेंबर, आपका अमृतसर के अंदर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिसके बाद जो इंदिरा गांधी थी उनका असैसिनेशन हुआ था। इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड एंड बिकॉज शी वॉज द पीएम। इसके बाद 84 में फिर से इलेक्शन हुए, 1984 में इलेक्शन हुए एंड उसमें कांग्रेस अगेन केम इनटू पावर एंड राजीव गांधी बिकेम द यंगेस्ट पीएम। राजीव गांधी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने उस टाइम में, एंड एज ऑफ नाउ ही इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर ऑफ इंडिया। इनको बने, और ऐसा ही नहीं, इफ यू रिमेंबर इस बार के बीजेपी का एक स्लोगन भी था, अब की बार 400 पार, ऑल्दो वो 400 पार नहीं कर पाए थे, बट कांग्रेस गवर्नमेंट 404 और 10 सीट्स का इलेक्शन थोड़ा लेट हुआ था, तो टोटल 414 सीट्स के ऊपर लोकसभा में आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट की मेजॉरिटी आई थी।
सो ये आज तक की हाईएस्ट मेजॉरिटी है विच हैपेंड इन 1984 लोकसभा इलेक्शन. सो दिस वन इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टॉइड फॉर दिस ईयर. रीजन बीइंग बिकॉज इस बार गवर्नमेंट ने 400 पार का नारा दिया था बीजेपी ने, एंड बिकॉज वो क्लेम नहीं कर पाए, एंड इट इज द ओनली सच गवर्नमेंट जिसने 400 का जो मार्क है उसको क्रॉस किया था, 440. सो उस टाइम के अंदर में जब ये 84 में हुआ, 85 में ये केस आया आपका, जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि ऑल्दो पर्सनल लॉस के अंदर में मेंटेनेंस नहीं मिलती है, मुस्लिम लॉ के अंदर में मेंटेनेंस का प्रोविजन नहीं है, फिर भी शाहबानो को सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर में मेंटेनेंस मिलेगी. सो एक क्वेश्चन तो आपको अभी कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि सीआरपीसी को किस नए लॉ ने रिप्लेस करा है. व्हाट इज द न्यू लॉ विच हैज रिप्लेस सीआरपीसी? राइट डाउन द नेम, एग्जैक्ट नेम ऑफ इट, बिकॉज आपसे फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं. प्लीज गलत स्पेलिंग मत लिखना या गलत इंटरप्रिटेशन मत करना उसका, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. सो सीआरपीसी के अंदर में इनको भी मेंटेनेंस मिलेगा. सो 84 में जब इस टाइप से हुआ, और यहां पे यू कैन से कि यहां पे वोट बैंक पॉलिटिक्स भी हो रही थी, तो कांग्रेस के कई सलाहकारों ने, राजीव गांधी के कई क्लोज एड्स ने उनको यहां पे सजेशन दिया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर हमने इसको ओवररूल नहीं करा या हमने इसको चेंज नहीं करा, तो हमें हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर में या जो स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो हमें वोट ना करे. सो इस प्रेशर में आके 1986 में आई वुड से दे डिड अ वेरी रॉन्ग थिंग. सो दे बॉट अप दिस पर्टिकुलर एक्ट known as Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986. तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप की आयरनी है कि यहाँ पे हम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स की बात करें, मुस्लिम वुमेन्स के लिए हम स्पेसिफिक एक्ट ला रहे हैं, पर यहाँ पे कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था. यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या किया जा रहा था कि जो ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि सेक्शन 125 एक सेक्युलर एक्ट है और उसके अंदर में मुस्लिम वुमेन्स को भी मेंटेनेंस मिलेगी, उसको समहाउ रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था. सो एज पर इस्लामिक लॉ. तो यहां पे उन्होंने एक बैलेंसिंग एक्ट करा कि हम पूरा इसको ओवररूल भी नहीं कर रहे हैं, बट हम यहां पे कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं. तो यहां पे क्या करा इन्होंने क्या बोला कि मेंटेनेंस जो हस्बैंड है उसको देना तो पड़ेगा, बट उसको सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए देना पड़ेगा. तो यहां पे इद्दत पीरियड क्या होता है वो हम समझ लेते हैं. सो इस्लामिक लॉ के अंदर में जो तलाक होता है, डाइवोर्स जो होता है, ये अलाउड है. हिंदुइज्म के अंदर में आपके तलाक या आप डाइवोर्स का कोई सिस्टम होता ही नहीं है. एक बार आपकी शादी हो गई तो आप 7 जन्मों के लिए साथ हो, बट मुस्लिम लॉ के अंदर में तलाक का प्रोविजन होता है. हाउएवर मुस्लिम्स के अंदर में भी, या आई वुड से कि शरीयत लॉ के अंदर में भी तलाक को अच्छा नहीं माना जाता है, इसको गलत माना जाता है कि एकदम एक्सट्रीम केसेस के अंदर में ही किसी पर्सन को, हस्बैंड या वाइफ को दूसरे को तलाक देना चाहिए. ऑल्दो आई वुड से कि इस रेस्पेक्ट के अंदर में कि तलाक या डाइवोर्स का प्रोविजन था, मुस्लिम्स या इस्लाम जो था उस टाइम के हिसाब से बहुत फॉरवर्ड था. तो अगर आप किसी को तलाक देते हो और लेट्स से कि आपने गलती से या भूल में या मजाक में भी तलाक दे दिया, तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी. सो ये पनिशमेंट क्या होती थी कि एक इद्दत पीरियड होता था. सो व्हाट इज दिस इद्दत पीरियड? सो तलाक या डाइवोर्स के बाद 90 डे पीरियड को, 3 मंथ्स के पीरियड को आप इद्दत का पीरियड कहते हो. एंड इस इद्दत के पीरियड में आप रीमैरी नहीं कर सकते हो, आप रीमैरी भी नहीं कर सकते हो. और अगर आप इसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करें तो अगर आपको रीमैरिज करनी है तो आपकी वाइफ को किसी और पर्सन के साथ शादी करनी पड़ेगी, उस मैरिज को कंज्यूमेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रीमैरी कर पाओगे. इट इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट फॉर यू ऑल बिकॉज यू हैव गिवन हर तलाक अननेसेसरली. आपने सोच समझ के तलाक नहीं दिया था एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू गेट रीमैरिड टू हर. तो इस वजह से इद्दत पीरियड के अंदर में आप रीमैरी नहीं करते हो. यानी कि जब तक आप ये पर्सन कहीं पे रीमैरी नहीं करती 90 डेज के लिए, तब तक ही जो हस्बैंड होगा वो मेंटेनेंस देने के लिए बाउंड है. 90 डेज के बाद ही इज नॉट बाउंड टू गिव मेंटेनेंस. अब मान लीजिए यहाँ शाहबानो बेगम थी एंड वेरी सैड थिंग, बट शाहबानो बेगम को जब डाइवोर्स दिया गया था, शी वॉज 62 ईयर्स ओल्ड और इनके 5 बच्चे थे. तो इस 62 ईयर्स ओल्ड विमेन को मान लीजिए इद्दत पीरियड के बाद 90 डेज के लिए आपने मेंटेनेंस दिया, इसके बाद उसकी देखभाल कौन करेगा? तो यहां पे प्रोविजन में क्या लिख दिया गया, या तो इस विमेन की फैमिली, हस्बैंड की फैमिली नहीं, विमेन की फैमिली या फिर वक्फ बोर्ड.
सो इंडिया के अंदर जितनी भी आपकी इस मुस्लिम रिलीजियस प्रॉपर्टीज है, मुस्लिम रिलीजियस प्रॉपर्टीज जो हैं इनकी, वो सारी की सारी वक्फ बोर्ड के अंदर में आती हैं। तो इनके पास खूब पैसा होता है, इनके पास खूब जमीन होती है। तो इन्होंने बोला या तो विमेन की फैमिली या फिर जो वक्फ बोर्ड है ये इसको सपोर्ट करेगा। इस टाइप का इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में प्रोविजन दिया गया। अब ऑब्वियसली कि जब इस टाइप का आप लॉ लेकर आते हो तो इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस भी होंगे। सो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है फॉर द राइज ऑफ बीजेपी, बिकॉज यहां पे उनको एक ओपन प्रूफ मिल रहा था, या लोगों को दिखाने के लिए, शो करने के लिए प्रॉपर प्रूफ मिल रहा था कि देखिए यहां पे मुस्लिम्स का अपीजमेंट किया जा रहा है। एक सेक्युलर लॉ को, सेक्शन 120 सीआरपीसी जो एक सेक्युलर लॉ है उसके अंदर में यहां पे किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के मैन को, स्पेसिफिकली मैन को फेवर करा जा रहा है। तो यहां पर इस टाइप का हुआ। तो और यहीं से आप देखोगे कि 84, 85, 86 से ही आपका जो जनता गवर्नमेंट है या बाद में जो बीजेपी है उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है आपका यहां से। और फाइनली 92 में आपका बाबरी मस्जिद होता है। एंड उसके बाद की स्टोरी तो आप पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में या कहीं पर भी रीड कर सकते हो। बट यहां से वो एक इंसिडेंट स्टार्ट होता है जहां से वी सी की बीजेपी जो है वो राइज करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसा नहीं है। अब इस टाइप का अगर कोई एक्ट आ रहा है जिसके अंदर में आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ओवर रूल कर रहे हो या चेंज कर रहे हो, ऑल्दो यहां पे इन्होंने क्लेम ये करा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में जो दिया था उससे बेटर कुछ प्रोविजन दे रहे हैं, बिकॉज यहां पे मेंटेनेंस का जो लेवल था वो हाई कर देता, अप टू 500 रुपीज का था। तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट था इसको चैलेंज भी करा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन दिस पर्टिकुलर केस डैनियल लतीफी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001। सो डैनियल लतीफी थी शाह बानो की लॉयर जो इनको रिप्रेजेंट करा था सुप्रीम कोर्ट में, डैनियल लतीफी ने, उन्होंने इस पर्टिकुलर एक्ट को चैलेंज करा और 2001 के अंदर में इसका वर्डिक्ट आया। एंड इसके अंदर में ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बैलेंसिंग एक्ट करा। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो 1986 का एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इट इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 19 और 21, राइट टू लाइफ, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। इन सबको ये वायलेट नहीं करता, ये एग्जिस्ट कर सकता है। इन्होंने यहां पे क्या बोल दिया कि ये एक एडिशनल रेमेडी है। तो यहां पे क्या बोला कि सेक्शन 125 सीआरपीसी अवेलेबल है यहां पे, प्लस ये एक एडिशनल रेमेडी कर दी है हमने, एडिशनल रेमेडी है ये। तो जो मुस्लिम वुमेन है वो 1986 एक्ट के अंदर में भी जाके आपका कोई मेंटेनेंस मांग सकते हैं और सेक्शन 125 सीआरपीसी में भी कर सकते हैं। तो यहां पे एक बैलेंसिंग एक्ट करा कि आपने पार्लियामेंट के किसी एक्ट को सीधे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर नहीं करा, बट एट द सेम टाइम आपने कुछ रिलीफ भी प्रोवाइड कर दिया। एंड यहां पे जो इद्दत पीरियड का मेंटेनेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इसमें क्या मॉडिफिकेशन करा कि इस इद्दत पीरियड नहीं, मेंटेनेंस मिलेगा जब तक वो रीमैरिज नहीं करती। सो डैनियल लतीफी का वर्डिक्ट क्या हो जाएगा कि मेंटेनेंस वुड बी प्रोवाइडेड बाय द हस्बैंड टू द वाइफ, टू द डाइवोर्स वाइफ अंटिल शी गेट्स रीमैरिज। सो अंटिल शी गेट्स रीमैरिड तब तक आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा डैनियल लतीफी। अब अभी प्रेजेंटली 2024 में 2 जज बेंच ने एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया है जो है आपका मोहम्मद अब्दुल समाद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। ये अभी 2024 का जजमेंट है, 3 दिन पहले का जजमेंट है। इसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई जो 86 का एक्ट है ये एडिशनल रेमेडी होगा, बट सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर में जो प्रोविजन, जो बेनिफिट हर किसी विमेन को मिलता है, हर किसी डाइवोर्स वुमेन को, किसी भी रिलीजन के पर्सन को मिलता है, वो अब टोटल मिलेगा मुस्लिम वुमेन को भी। अब मुस्लिम वुमेन को भी पूरा इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, यानी कि 1986 एक्ट हो या ना हो। सो इट इज अप टू द मुस्लिम वुमेन कि वो 1986 एक्ट के अंदर में मेंटेनेंस गेन करना चाहती है या सेक्शन 125 सीआरपीसी में। यहां पे कोई भी ये आर्गुमेंट नहीं कर सकता है कि बिकॉज ये एक स्पेशल एक्ट है, ये एक स्पेशल एक्ट है, अलग से बनाया हुआ एक्ट है और ये कि जनरल प्रोविजन है, सब लोगों के लिए है, तो स्पेशल एक्ट ओवर रूल करेगा ओवर जनरल एक्ट। ये भी एक इंटरप्रिटेशन का प्रिंसिपल होता है लॉ में कि स्पेशल अगर कोई प्रोविजन बनाए तो वो ओवर रूल करेगा जनरल एक्ट में। तो यहां पे बोला कि बिकॉज इट इज एन एडिशनल रेमेडी, तो यहां पे 86 एक्ट भी प्रोवाइडेड है एंड प्लस सेक्शन 125 सीआरपीसी का प्रोविजन भी प्रोवाइडेड है। तो यहां पे कहीं ना कहीं हमने रीस्टोर कर दिया है आपके सुप्रीम कोर्ट के शाह बानो बेगम केस के जजमेंट को, जिसके बाद से अब आप जो मेंटेनेंस का प्रोविजन है सेक्शन 125 का वो इक्वली अवेलेबल है एक मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन को भी। सो इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं।
नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। सो फिर से आपका कावेरी पैनल न्यूज में है। इंश्योर फ्लो ऑफ वाटर फॉर तमिलनाडु, कावेरी पैनल टेल्स कर्नाटका गवर्नमेंट। सो फॉर मेनी ऑफ यू इट माइट बी ओनली अ रिविजन, सो लेट्स गो थ्रू दिस न्यूज अगेन क्विकली। सो कावेरी रिवर डिस्प्यूट है, यू शुड रिमेंबर दिस कि ऑल्दो इट इज अ डिस्प्यूट बेसिकली बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, बट इसकी डिस्प्यूटिंग पार्टीज 2 नहीं 4 हैं। कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरला है, पुडुचेरी है। बिकॉज रिमेंबर दिस कि कोई भी रिवर वाटर डिस्प्यूट होता है तो उस पूरे रिवर सिस्टम की जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज होती हैं चारों की चारों इसका पार्ट होती हैं। सो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी आर द डिस्प्यूटिंग पार्टीज। हाउएवर यू शुड आल्सो रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो कावेरी रिवर है वो ओरिजिनली या जो मेन रिवर है वो सिर्फ 2 स्टेट से फ्लो करती है। एक तो है कर्नाटका, ये इट्स ओरिजिनेट्स इन कर्नाटका नियर कुर्ग, एंड तमिलनाडु में जाके ये आपका पूरा डिस्चार्ज कर देती है। सो मेजरली ये 2 डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं, बट रिमेंबर दिस कि अगर वहां पे ये 2 नाम दिख रहे हो सो इनको भी आपको मार्क डाउन करना है। अगर ये नाम प्रेजेंट नहीं है तो आप कर्नाटका तमिलनाडु पे करेंगे। सो लेट्स मूव टू द हिस्ट्री ऑल्सो कि इसका ओरिजिनेशन कहां से होता है। सो 2 एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट है 1892 का और एक एग्रीमेंट है 1924 का। सो 1892 एग्रीमेंट, सो यू कैन सी इट्स अ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया का एक्ट। सो इस एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था? सो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व थी, मैसूर के रूलर्स इसके अंदर में इन्वॉल्व थे, और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थी वो, और इसके आसपास के जो रूलर्स थे जो मद्रास प्रेसिडेंसी के आसपास की जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो इस एग्रीमेंट के अंदर में इन्वॉल्व थी। और यहां पे इन्होंने मैसूर और मद्रास के बीच में वाटर का डिवीजन कर दिया कि ठीक है इतना इसको मिलना चाहिए, इतना इसको मिलना चाहिए। इसके बाद 1924 का एग्रीमेंट होता है। सो जस्ट 25 इयर्स बिफोर आवर इंडिपेंडेंस, कुछ उस टाइम पहले ही इसके अंदर में क्या डिसाइड करा गया कि 75% वाटर है वो तमिलनाडु को मिलेगा एंड पुडुचेरी को मिलेगा, एंड 23% मिलेगा आपके मैसूर को। सो आप यहां पे देख पा रहे हो 75% जो वाटर कर्नाटका से ओरिजिनेट हो रहा है वो वाटर तमिलनाडु के अंदर, अगर तमिलनाडु बॉर्डर यहां है, यहां से तमिलनाडु स्टार्ट हो रहा है तो 75% वाटर फ्लो करना चाहिए इनटू तमिलनाडु। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहां पे 23 का 27% कर्नाटका यूज कर ले, 75% तमिलनाडु में फ्लो होना चाहिए, और यहां पे ये 1924 एग्रीमेंट से जस्टिफाई भी हो गया था। अब यहां पे आपको यह भी समझना पड़ेगा कि भाई अगर आप रिवर का फ्लो देखोगे यू वुड सी मैप में भी कर्नाटका में भी रिवर बहुत हद तक फ्लो करती है, तो इसको सिर्फ 23% क्यों मिला? तो उसका रीजन ये है कि तमिलनाडु से लेकर यहां तक इसका जो बेसिन एरिया है, यानी कि इसके आसपास की जो रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज हैं, उस एरिया को भी अगर मैं इंक्लूड करूं तो तमिलनाडु को ज्यादा शेयर मिलना बनता था। सो ऐसा नहीं है कि कर्नाटक के साथ कुछ गलत हुआ था। अब यहां पे प्रॉब्लम कब से स्टार्ट होती है? सो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 1956 से, जब आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और आपने लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर में स्टेट बनाई। तो 1956 में आपने 2 स्टेट्स क्रिएट करी, कर्नाटका और तमिलनाडु। तमिलनाडु एक अलग स्टेट करी और कर्नाटका अलग स्टेट करी। इससे पहले ये अलग से स्टेट नहीं थी, तो इस टाइप के डिस्प्यूट्स अराइज नहीं होते थे। बट जब कर्नाटका और तमिलनाडु आपने क्रिएट करी और आपने इनके एरियाज को भी चेंज करा, सो आपने देखा कि जो कुर्ग पहले कर्नाटका का पार्ट नहीं था, जहां से रिवर ओरिजिनेट होती थी वो कर्नाटका का पार्ट बन गया। तमिलनाडु के अंदर में कुछ बेसिन स्टेट जो पहले पुडुचेरी किसी और के पास से वो तमिलनाडु के हो गए। तो यहां पे फिर से डिस्प्यूट अराइज हुआ। कर्नाटक यहां क्लेम करने लगा कि ये जो पुराने वाले एग्रीमेंट्स हैं, बिकॉज मद्रास प्रेसिडेंसी इसमें इन्वॉल्व था और यहां पे ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, तो यहां पे जो एग्रीमेंट्स हुए थे वो फेयर नहीं हुए थे। सो कर्नाटक के साथ कहीं ना कहीं पे धोखा हुआ है या इसको एक फेयर डील नहीं मिली, तो हमें फिर से करने की जरूरत है। अब यहां पे आपको समझना है कि 1950 से आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो चुका है। 1950 से अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अब कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं है जो डिसाइड करेगी एग्रीमेंट कैसे होगा। अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। सो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, आर्टिकल 262, और ये क्या कहता है? ये कहता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करेगा कि अगर एक रिवर डिस्प्यूट होता है तो उसका डिसीजन कैसे हो। रिमेंबर, ये एक रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल क्रिएट नहीं करता है, ये यहां पे पार्लियामेंट को पावर देता है। सो माय एडवाइस वुड बी कि आप एक बार आर्टिकल 262 को रीड जरूर करें, जिससे आपको ये और भी ढंग से समझ में आ सके।
आर्टिकल 262 क्या कहता है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ डिसाइड टू क्रिएट अ पर्टिकुलर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल टू डिसाइड ऑन एनी डिस्प्यूट ऑन एनी रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। यानी 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के बीच में कोई रिवर वाटर डिस्प्यूट आता है, सो पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड करेगा कि कौन सा डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इसे डिसाइड करेगा। इसके अलावा ये क्या और प्रोवाइड करता है कि इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर में पार्लियामेंट ये भी डिसाइड कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और किसी हाई कोर्ट या किसी और कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सो इसके बेसिस पे पार्लियामेंट ने इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एक्ट बनाया, रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट बनाया, जिसके अंदर में डिफरेंट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के लिए अलग अलग डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। रिमेंबर दिस, पार्लियामेंट ने आपका रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एक्ट बनाया जिसके अंदर में अलग अलग रिवर के लिए, सो कावेरी के लिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल होता है आपका एक कोर्ट, तो आपने अलग से एक कोर्ट बनाया इसके लिए। सिमिलरली आपकी और भी ऐसी रिवर से गोदावरी डिस्प्यूट रिवर है आपका, कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट है आपका, पंजाब हरियाणा के बीच में आपके कई रिवर्स के बीच में डिस्प्यूट रहा है, उन सब के लिए आपने अलग अलग डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं। सो यहां पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का उस एक्ट के अंदर में क्या बोला है कि इनका ज्यूरिडिक्शन नहीं होगा। रिमेंबर दिस कि यूजुअली अगर 2 स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हो, बट आर्टिकल 262 क्या कहता है कि अगर 2 स्टेट्स के बीच में रिवर वाटर डिस्प्यूट है तो यहां पे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाओगे, किसी और ट्रिब्यूनल में नहीं जाओगे, आप सिर्फ और सिर्फ इस डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में जाओगे। So on the basis of this particular act, a dispute tribunal was created. So 1990 के अंदर में ये dispute tribunal create करा गया था जिसका नाम था कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। इस ट्रिब्यूनल को क्रिएट करा गया 2007 में। सो बीच में भी इसने कुछ आपके वर्डिक्ट्स दिए थे। 2007 के अंदर में इसका फाइनल वर्डिक्ट आया और उसने डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रपोर्शन ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड इन एवरी स्टेट, इसने डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट प्रपोर्शन दिया। अब मैंने जानबूझ के यहाँ पे डिफरेंट प्रपोर्शंस नहीं लिखे बिकॉज वी आर इन अ हैबिट टू रिमेंबर नंबर्स। हमें नंबर्स याद करने की आदत पड़ जाती है, हमें लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट होगा, बट किसको कितना मिला है शेयर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आई कुड हैव इजीली रिटन डाउन दोस नंबर also, but my advice would be कि आप भी इस टाइप के नंबर्स को अवॉइड करें। सो फाइनल वर्डिक्ट 2007 में आया CWDT का। इसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। अब ये क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो रिमेंबर कि यहां पे डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने जब अवार्ड दे दिया उसके बाद आप किसी हाई कोर्ट में नहीं, अगर आपको रिव्यू कराना है, आपको डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के जजमेंट को या जो भी उसका ट्रिब्यूनल का जजमेंट नहीं होता अवार्ड होता है, अगर आप उस डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के अवार्ड को आपको रिव्यू कराना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। सो रिमेंबर, सुप्रीम कोर्ट आपका फर्स्ट कोर्ट ऑफ इंस्टेंस नहीं होता है, बट अपीलेट कोर्ट आप उसे कह सकते हो कि अगर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का कोई इश्यू अराइज होता है तो आप किसी हाई कोर्ट में नहीं, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू कराते हो। और 2018 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दे दिया कि दिस स्टेट का इतना शेयर होना चाहिए, इस स्टेट का इतना शेयर होना चाहिए। और यहां पे उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आप एक कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सेटअप करिए जो हमारे जजमेंट को इंप्लीमेंट करेगा। तो यहां पे सेंटर को यहां पे एडवाइस करा गया कि आप एक मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाइए जिसका काम क्या होगा, ये एश्योर करना कि हर स्टेट को जितना हमने जजमेंट के अंदर बताया गया है उतना फेयर शेयर ऑफ वाटर मिलना चाहिए। सो हमने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेंटर ने ऑन द बेसिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट स्टैब्लिश करा और सबका डिसाइड कर दिया। अब बिकॉज कभी ड्राउट का सिचुएशन हो जाता है, कई बार रेनफॉल डेफिशिएंसी हो जाती है, फॉर एग्जांपल मॉनसून अगर वीक हो तो जो रिवर वाटर होता है वो भी कम हो जाता है। तो उस सिचुएशन में मान लीजिए कि कर्नाटका अपना ही शेयर नहीं कर पा रहा है, तो बहुत बार पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो क्या करते हैं कि उस वाटर को स्टॉप कर लेते हैं या उतना वाटर रिलीज नहीं करते जितना एक सेकंड स्टेट को रिक्वायर्ड होता है। तो कई बार इस टाइप के इश्यूज हो जाते हैं, तो बार बार ये इश्यू न्यूज में आता है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है आपके लिए बहुत ज्यादा न्यूज में आता है, इसलिए हम इसको बार बार कवर करते रहते हैं। एंड रिमेंबर, जो न्यूज ज्यादा बार बार आपकी कवर करी जा रही है, बार बार न्यूज में आ रही है, वो न्यूज आपके एग्जाम के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होती जाती है। ओके, सो दिस वाज योर कावेरी वाटर रिवर डिस्प्यूट। अब एक और आपका टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन में एक आर्टिकल आया, शुड स्टेट्स गेट स्पेशल पैकेजेस आउटसाइड फाइनेंस कमीशन एलोकेशंस। सो अगेन आई हैव सेड इट टू मेनी स्टूडेंट्स टाइम एंड अगेन कि कुछ न्यूज आपकी बार बार रिपीट हो रही हैं तो वो इंपॉर्टेंट भी होती जाती हैं। दिस न्यूज इज अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज इस साल का जो लोकसभा इलेक्शन था वेरी अनएक्सपेक्टेडली, या आई वुड से कि मैनी जो कमेंटेटर्स है वो बिलीव कर रहे थे कि बीजेपी की कंप्लीट
मेजोरिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। और उसको दो कोalition पार्टनर्स का, एक एनडीए आपकी जो नॉट एनडीए, जेडीयू आपकी जो बिहार के अंदर में है और टीडीपी जो आपकी आंध्र प्रदेश में, उन दोनों का सपोर्ट लेना पड़ा। एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि ये दोनों रीजनल पार्टीज हैं और ये दोनों की दोनों डिमांड कर रही थी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। सो वेरी इंटरेस्टिंगली जो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट थी 2014 के बाद, ये बीजेपी की एनडीए से अलग ही इसी डिमांड पे हुई थी कि एनडीए ने या आपकी बीजेपी ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने से मना कर दिया था। अब लेट्स सी कि क्या यहां पे इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता या नहीं मिलता। ऑल्दो अभी रिसेंटली जो न्यूज आई है उसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि आंध्र प्रदेश भी अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मांग रहा है। वो भी यहां पे कह रहा है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा एलोकेशन चाहिए बिकॉज हम एक नई कैपिटल को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। एंड डू यू नो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हैदराबाद? सो नॉट हैदराबाद, ऑफ आंध्र प्रदेश, सॉरी। सो 2014 में जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करा गया, तो 2014 से 2024 तक हैदराबाद was the common capital of Andhra Pradesh and Telangana. So my question to you is कि presently let's say जुलाई और 2024 के अंदर में, let's say 15 जुलाई 2024 से पहले तक आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? What is the capital of current capital of Andhra Pradesh after secession of Hyderabad or secession of Hyderabad as a common capital of Andhra Pradesh and Telangana? So act में सिर्फ 10 साल के लिए था, अब क्या कैपिटल है ये आपको मुझे बताना है। तो अब यहां पे क्वेश्चन क्या आता है कि अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी को मिलना चाहिए, अगर पॉसिबल भी आंध्र प्रदेश बिहार को, तो वो किन ग्राउंड्स पे पॉसिबल है? सो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस सबसे पहले आपका 5th फाइनेंस कमीशन ने 1969 के अंदर में रिकमेंड किया था। एंड उस टाइम 3 स्टेट्स को, आपके अरुणाचल प्रदेश, आपके जम्मू एंड कश्मीर जो एक यूटी बन चुका है, और नागालैंड, इन 3 स्टेट्स को आपने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया था। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट 5th फाइनेंस कमीशन 1969 ने फर्स्ट टाइम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को इंट्रोड्यूस किया था। बट रिमेंबर दिस कि उस टाइम में जो बाकी स्टेट्स होते थे उनका शेयर नॉट मोर देन 32% होता था। जो टोटल टैक्स डिवॉल्व होना था वो नॉट मोर देन 32% होता था। अब यहां पे इन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस बताई कि अगर किसी स्टेट को एससीएस स्टेटस चाहिए तो उसको क्या क्या क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। सो पहला था कि उसकी मेजॉरिटी ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए। सेकंड था कि लो डेंसिटी होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी मेनी पीपल लिविंग इन अ स्मॉल एरिया। थर्ड वाज इट शुड बी हिली स्टेट एंड क्लोज टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स, यानी कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास में हो और हिली स्टेट हो तो आपको क्वालिफिकेशन होगा। फोर्थ इज स्टेट्स दैट हैव सोशो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, यानी अगर आप सोशल इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली बैकवर्ड हो तो भी आपको स्टेटस मिल सकता है। एंड फाइनली लैक ऑफ एडुकेट स्टेट फाइनेंसेस, सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन, बिकॉज ऑफ रिकरिंग नेचुरल डिजास्टर्स, इट इज पॉसिबल कि आपके पास स्टेट फाइनेंस की एडुकेसी ना हो। तो इन सिचुएशन के अंदर में अगर आप इन क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करते हो तो आपको यहाँ पे फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड करा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे सकते हो। सो उसके बेसिस पे अराउंड ये स्टेट्स, आपके नीचे स्टेट सारी मेंशन है जिनको आपने यहां पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया हुआ है। ऑल्सो रिमेंबर 2014 में तेलंगाना जो आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, इसको भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया। अब यहां पे इस तेलंगाना को मैंने बोल्ड नहीं करा है, बाकी सब बोल्ड में। उसका रीजन ये है कि बिकॉज इसमें जो थर्ड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती है। इसके अंदर फर्स्ट सिचुएशन में फुलफिल नहीं होती है, ये भी फुलफिल नहीं होती है, ये मे भी फुलफिल होती हो बट ये शायद फुलफिल होती है। सो आप एग्जैक्टली जो आपके 5 क्वालिफिकेशंस आपने रिकमेंडेड करे थे उसके अंदर में कोई भी क्वालिफिकेशन प्रॉपरली तेलंगाना पे अप्लाई नहीं होती है। इसके अगर मैं जिस बेसिस पे तेलंगाना को आपने बनाया है उस बेसिस को इससे क्वांटिफाई करूं तो बहुत सारी स्टेट्स होंगी जो डिजर्विंग बन जाएंगी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। हाउएवर यहां पे तेलंगाना जो एक लैंडलॉक्ड आपकी स्टेट बनने वाली थी, बिकॉज आंध्र प्रदेश के पास कोस्टल एरिया सारा जा रहा था और तेलंगाना लैंडलॉक होने वाला था, तो तेलंगाना की स्पेशल पोजीशन को देखते हुए, ऑल्दो इट्स अ बैकवर्ड रीजन नाउ, हैदराबाद के अलावा तेलंगाना बैकवर्ड है, तो उस वजह से शायद इसका स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जस्टिफाइड हो। अदरवाइज इसको जस्टिफाई कर पाना इट्स अ वेरी हार्ड जॉब। सो ये 5 क्वालिफिकेशन नहीं थे, फिर भी तेलंगाना को क्यों मिला? सो अगर आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो यू वुड बी एबल टू आंसर इट। एंड उसका आंसर इज कि जो फाइनेंस कमीशन है, ये जो रिकमेंडेशंस हैं, दीज आर नॉन बाइंडिंग, ये नॉन बाइंडिंग है।
रिमेंबर दिस, फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन होते हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट वो नॉन बाइंडिंग होते हैं। तो ये अगर गवर्नमेंट नहीं भी फॉलो करना चाहे तो इसके अंदर में आप कोई लॉ को ब्रेक नहीं कर रहे हो। ऑब्वियसली अनएथिकल हो सकता है, इलीगल तो आई वुड से अनएथिकल ही रह जाएगा आपका, ये इमोरल हो सकता है, अनएथिकल हो सकता है, बट इट इज नॉट इलीगल बिकॉज रिकमेंडेशंस आर नॉन बाइंडिंग। सो उस बेसिस पे आई कैन इवन जस्टिफाई कि आपके तेलंगाना को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला। सो दीज आर सम फैक्ट्स रिगार्डिंग विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अस व्हेन इट्स कम टू फाइनेंस कमीशन एंड स्पेशल पैकेज। मूविंग ऑन, सो अभी आपकी एक न्यूज आई है कि बिम्स्टेक का एक फॉरेन मिनिस्ट्रियल हुआ है जिसको इंडिया ने होस्ट करा है। तो एक वन लाइनर तो आपको यही रेडी हो गया कि बिम्स्टेक की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग 2024 में किस कंट्री ने होस्ट करी थी। सो यू शुड नो इट वाज इंडिया। और म्यांमार में क्राइसिस चल रहा है, उसके बावजूद भी हमने एक ये करी बिकॉज म्यांमार इज ऑल्सो अ मेंबर। सो एक तो बिम्स्टेक का आपको फुल फॉर्म एग्जैक्टली पता होना चाहिए। इट स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। टी का टेक्निकल से टेक्नोलॉजी कर दिया जाएगा, इकोनॉमिक को एनवायरमेंट कर दिया जाएगा, और डिफरेंट 4 फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जाएंगी कि विच इज द करेक्ट फुल फॉर्म। सो एक तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड चीज जो आपको बिम्स्टेक में पता होनी चाहिए कि इसके 7 मेंबर कंट्रीज कौन से हैं। सो पहले तो यही पता होना चाहिए इसके 7 मेंबर्स हैं। एंड आई थिंक आई हैव डिस्कस दिस अर्लियर ऑल्सो कि किसी भी कंट्रीज या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज को याद करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप उसका कोई निमोनिक बना लीजिए या कोई ट्रिक बना लीजिए जिससे आप उसे याद कर सको। सो फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक के लिए मैंने ट्रिक जो एक सर्च करी जो मेरे को पहले भी पता थी, बट तो वो है MBBS NIT। सो MBBS NIT इस तरीके से याद कर लीजिए। कोई सेंटेंस बनाना चाहे तो आप सेंटेंस बना सकते हैं। इस तरीके से आप इसके जो 7 कंट्रीज हैं उनको आप याद कर सकते हो। सो MBBS NIT के थ्रू आपकी जो 7 बिम्स्टेक कंट्रीज हैं उनके नाम आप याद कर सकते हो। इसके बाद इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहां पे है। सो इसका सेक्रेटेरिएट है ढाका बांग्लादेश में। ढाका बांग्लादेश में। सो एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो सार्क है आपकी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जिसके अंदर पाकिस्तान भी पार्ट है, उसका सेक्रेटेरिएट कहां पे है, उसका सेक्रेटेरिएट कहां पर है। सार्क का सेक्रेटेरिएट इज वेयर, बिम्स्टेक का इज इन ढाका बांग्लादेश। अब ये आपका फॉर्म कब हुआ था। सो ऑल्दो ये बाइस्टेक, सो बिम्स्टेक की जगह बाइस्टेक था जो कंट्रीज से उसके नाम पे ही था, बट बिम्स्टेक का फॉर्मेशन भी हम 1997 ही मानते हैं। डेट आई वुड से इंपॉर्टेंट है बट ईयर तो आपको पता होना चाहिए। बिम्स्टेक का फॉर्मेशन ईयर इज 1997 एंड कौन सा डिक्लेरेशन है, इट इज द बैंकॉक डिक्लेरेशन। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, बैंकॉक डिक्लेरेशन कई और आपके एजेंसीज के या अलग एग्रीमेंट्स के लिए भी हो सकता है, बिकॉज यूजुअली जिस कंट्री के अंदर में या जिस पर्टिकुलर सिटी के अंदर में वो इवेंट होता है उसी के नाम पे डिक्लेरेशन हो सकता है। सो बैंकॉक डिक्लेरेशन कई नाम के मिल जाएंगे। यहां पे रिमेंबर दिस कि जो बिम्स्टेक को फॉर्म किया गया था वो भी बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर ही किया गया था। तो ये है। इसके अलावा इट इज अ वेरी करंट अफेयर कि करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक कौन है। सो इंद्रामणि पांडे फ्रॉम इंडिया इज द करंट सेक्रेटरी जनरल of BIMSTEC, and why she is important because first time फर्स्ट टाइम एक इंडियन सेक्रेटरी जनरल बना है बिम्स्टेक का, इंद्रमणि पांडे। सो इसलिए भी ये आपका एक वन लाइनर बन जाता है। सो बिम्स्टेक भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट 2 आर रिलेटेड टू मॉस्किटो। सो एज यू नो इंडिया के अंदर में अभी मॉनसून पीरियड चल रहा है एंड मॉनसून का मतलब है कि मॉनसून के बाद अगर सन अगर आया आपका तो बेसिकली अब आपके मॉस्किटोज का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। मॉस्किटो रिलेटेड जो डिजीज है वो इंक्रीज हो जाएंगी एंड ऑब्वियसली अभी हम वही चीज देख रहे हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड ओवर इस बार डेंगू जो है उसका जो केसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और ये एक काइंड ऑफ एंडेमिक डिजीज बनता जा रहा है। पेंडेमिक तो बहुत ज्यादा वाइड स्केल पे हो, एंडेमिक जो बहुत सारी कंट्रीज में हो। सो मोर देन 100 कंट्रीज के अंदर में डेंगू एक एंडेमिक डिजीज बना हुआ है। प्रेजेंटली अभी क्या हो रहा है कि आपकी जो सदर्न स्टेट्स है, सो यू कैन सी कि जहां पे अभी मॉनसून बहुत एक्टिव है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, इन तीनों के अंदर में डेंगू के केसेस बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। ऑल्दो आई शुड क्लैरिफाई कि तमिलनाडु के अंदर में मॉनसून की इतनी रेन नहीं होती जितनी रिट्रीटिंग मॉनसून की रेन होती है। जब मॉनसून रिटर्न कर रहा होता है, वापस जा रहा होता है, तब ये तमिलनाडु के अंदर में रेन करता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कि कैसे एक तमिलनाडु एक रेन शेडो रीजन बनाता है जिसकी वजह से आपको मॉनसून की रेन्स नहीं, तो वेस्टर्न घाट्स एक रेन शेडो रीजन बनाता है जिस वजह से मॉनसून रेन आपकी तमिलनाडु में नहीं होती है। जब वापस मॉनसून रिटर्न कर रहा होता है तब यहाँ पे तमिलनाडु में रेन्स होती है यहाँ पे आपकी।
ओके, सो ऑल्दो अगेन कमिंग बैक टू द न्यूज, सो डेंगू भी फैल रहा है, जीका वायरस है उसके केसेस बढ़ रहे हैं। जीका वायरस इतना कॉमन नहीं है बट उसके केसेस भी इंडिया के अंदर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। अगेन साउथ की स्टेट्स में हो रहे हैं जहां पे ये मॉस्किटो प्रेजेंट होता है। सो कंटेक्स्ट इसका है कि सदर्न स्टेट्स के अंदर में इंक्रीज हो रहा है। अब कोई भी ऐसा वायरस होता है, फॉर एग्जांपल डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ और आपका जैसे जीका हुआ, इसके आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल कि कैसे ये ट्रांसमिट होता है। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मॉस्किटो के बाइट से होता है। तो अगर किसी मॉस्किटो के अंदर में डेंगू का वायरस है तो वो मॉस्किटो जो है वो आपको भी ट्रांसमिट कर देगा। एंड बेसिकली जो मॉस्किटो इसको करता है दैट इज एडिस एगिप्टी, सबसे बदमाश आपका मॉस्किटो है ये। इसी से आपका डेंगू होता है, इसी से आपको चिकनगुनिया होता है और जीका वायरस को भी, चिकनगुनिया एंड जीका वायरस को भी यही कैरी करता है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम जीका वायरस ही पढ़ने वाले बिकॉज वो भी आज के न्यूज़पेपर में आया है। सो एडिस एगिप्टी जो आपका ब्रीड है आपके इसका एडिस मॉस्किटो का, उससे डेंगू, चिकनगुनिया और जीका होता है। तो सारे मॉस्किटो से डरने की जरूरत नहीं है, इससे डरने की जरूरत है। सो आप इसको चेक करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि इसके लेग, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, इसके लेग्स के बीच में व्हाइट कलर होता है। सो ब्लैक व्हाइट लेग्स होते हैं इसके, ब्लैक एंड व्हाइट लेग्स होते हैं इसके, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी ब्रीड का मॉस्किटो है। अब एडिस मॉस्किटो के अंदर में ऐसा होता है, उसका एक पर्टिकुलर ब्रीड है एडिस एगिप्टी जो आपका डेंगू, चिकनगुनिया, जीका करता है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, जो एडिस एगिप्टी वेक्टर है या एडिस एगिप्टी आपका मॉस्किटो है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। सो यूजुअली आपका जो मॉस्किटो का इन्फेक्शन या मॉस्किटो की पॉपुलेशन होती थी वो मेजरली ट्रॉपिकल एरियाज में लिमिटेड होती थी बिकॉज यहाँ पे थोड़ा हॉट क्लाइमेट होता था, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता था। बट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपर लेवल्स में या जहां पे कोल्डर टेम्परेचर होता है वहां पे भी इंक्रीज हो चुका है। सो इसकी वजह से भी आपका जो डेंगू के केसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। सेकेंड इज अर्बनाइजेशन। सो अर्बनाइजेशन में क्या हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे डर्टी वाटर का स्टेल वाटर का यहाँ पे बहुत जगह पे जमा हो जाता है, उस वजह से अर्बनाइजेशन से भी आपका डेंगू वायरस जो है वो बहुत ज्यादा रीज होता है। और थर्ड इज योर ह्यूमन एक्टिविटी। सो बेसिकली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बनाइजेशन एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ स्टिल वाटर जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। सो इसलिए डेंगू इंक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है विद डेंगू। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज योर जीका वायरस। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो एडिस एगिप्टी मॉस्किटो है जो आपका डेंगू और चिकनगुनिया करता है वही जीका वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जीका वायरस इंडिया में इतना प्रिवलेंट नहीं था बट एटलीस्ट दिस ईयर बहुत सारे केसेस आ रहे हैं आपके अगेन फ्रॉम द सदर्न स्टेट्स। आपके महाराष्ट्र के अंदर में केसेस आ रहे हैं, केरला में आ रहे हैं, तमिलनाडु में आ रहे हैं, कर्नाटका में आ रहे हैं। और यहाँ पे रिकमेंड करा गया है कि हमें सर्विलेंस को इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट, हमें ये पता करना बहुत जरूरी है कि ये जो वायरस है ये कैसे ट्रैवल कर रहा है, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि अगर ये बहुत ज्यादा रीच कर गया तो ये भी एक एंडेमिक यहां पे बन जाए। सो प्रेजेंटली अभी ये रिस्ट्रिक्टेड है बट अब जीका वायरस का नाम कहां से, इसका ओरिजिन क्या है। सो युगांडा के अंदर में जीका फॉरेस्ट है। तो जीका फॉरेस्ट के अंदर में सबसे पहले ये वायरस आपने आइडेंटिफाई करा था, इस वजह से हमने इसका नाम जीका वायरस करा। सो रिमेंबर दिस, वायरस का नेमिंग कैसे किया जाता है तो यूजुअली जहां पे ओरिजिन होता है वहां पे किया जाता है। कोविड-19 के बाद हमने इसको चेंज कर दिया था बिकॉज कोविड-19 को हम वुहान वायरस कहने लग गए थे, WHO ने उसको वुहान वायरस नाम दिया था, जिसकी वजह से इट वॉज बीइंग एलिजेड कि जो चाइनीज पॉपुलेशन है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज में। तो हमने उस टाइम के बाद से इस नेमिंग कल्चर को चेंज कर दिया। तो ऑल्दो जीका वायरस एक पुराना वायरस है, 1947 में यानी इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमें एक इंडिपेंडेंट वायरस भी मिला था उस टाइम में युगांडा के अंदर में, जीका वायरस। तो रीसेस मंकी के अंदर में हमें मिला, रीसेस मकाओ मंकी के अंदर में, एंड इसके बाद 1950s में अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर में कई जगह पे हमें केसेस मिले। सो रिमेंबर दिस कि ये युगांडा और साउथ अफ्रीका से इतने वायरस क्यों आते हैं, बिकॉज वहां पे जो फॉरेस्ट एरिया है वो अभी तक टच नहीं था, अब तक हमने उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया था। हम जितना फॉरेस्ट को कट करते जाते हैं, जितना हम अंदर जाते रहते हैं, जो आपके वायरसेस जो अंदर छुपे हुए या बैठे हुए रहते हैं, उससे भी ह्यूमन पॉपुलेशन जो वाइल्ड पॉपुलेशन होती है वो उसके कांटेक्ट में आने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी होते हैं। सो रिमेंबर दिस, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सब वायरस अब अपने रिस्पॉन्स में आते हैं। अब जीका वायरस मेनली कैसे होता है, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एडिस एगिप्टी जो मॉस्किटो है मेनली ये बाकी एडिस से भी हो सकता है बट
मेनली एडिस एजिप्टी है जिससे आपको ये होता है। वेरी इंपॉर्टेंटली ये मॉस्किटो यूजली ड्यूरिंग द डे ही बाइट करता है, सो दिन में आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू फीटस एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड को ट्रांसफ्यूड एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम ब्लड दे रहे हैं, उस सिचुएशन में भी ये आपका जो वायरस है ये ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू सेकेंड पर्सन। अब इल इफेक्ट्स क्यों है? वैसे तो जीका वायरस से डेथ के केसेस इतने कम आते हैं, ओल्ड एज में ही ज्यादा डेथ के केसेस आते हैं, बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है या इसलिए ये खतरनाक है बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम में अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को जीका वायरस हो जाए तो उसका जो न्यूबॉर्न होता है उसको माइक्रोसिफेली हो सकता है। माइक्रोसिफेली क्या होता है? सो यूजुअली जो बेबी होता है उसका जो हेड होता है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता और वो स्मॉलर साइज का होता है एज कंपेयर टू अदर थिंग, सो जिसकी वजह से उसका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो भी हैम्पर होता है और बाकी का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो भी हैम्पर होता है। वेरी इंपॉर्टेंटली आपको हर डिजीज का पता होना चाहिए कि उसकी कोई वैक्सीन है या नहीं है। सो रिमेंबर दिस, एज ऑफ नाउ इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, तो आप इसको ना प्रिवेंट कर सकते हो ना ही इसको ट्रीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन। तो अगर किसी को जीका वायरस से कांटेक्ट होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? तो हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। सो अगर किसी को फीवर आ रहा है तो हमने उसको पैरासिटामोल दे दी, किसी को कोल्ड है तो हमने उसको उसकी मेडिसिन दे दी। तो इस टाइप की आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हो, सिम्टम्स के बेसिस पे कोई ट्रीटमेंट करते हो, अलग से जीका को कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट न्यूज। सो एक वन लाइनर ही आपके लिए, विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट है आपका, विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट है आपका, जिसके अंदर में आपका ये फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना है। ट्रांसशिपमेंट इज बेसिकली कि यहां पे आप अनलोड नहीं कर रहे हो बेसिकली, बट किसी और पोर्ट पे जाने से पहले एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है कि मेजरली जाना कहीं और है बट बीच में यहां पर भी आ रहा है और इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर सी पोर्ट है। सो अपन ने जस्ट अभी कुछ रिसेंटली ही अब चाबहार पोर्ट पढ़ा था। चाबहार पोर्ट जो है वो ईरान का फर्स्ट डीप सी पोर्ट है। सो कमेंट बॉक्स में यू हैव टू मेंशन कि पाकिस्तान के अंदर चाइना कौन सा पोर्ट डेवलप कर रहा है। चाइना पोर्ट कह लीजिए आप, हम इसको यही बोल लेंगे। पाकिस्तान के अंदर चाइना कौन सा पोर्ट डेवलप करे, चाइना का पोर्ट कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में करिए। इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। चाबहार ईरान का पहला डीप सी पोर्ट है जिसको इंडिया ने ही डेवलप करा है। सो इट्स अ वन लाइनर फॉर अस, इसको भी कवर कर लिया हमने। फाइनली हम एक और टॉपिक कर लेते हैं विच इज व्हाई लोकेशन शेयरिंग कांट बी अ बेल कंडीशन। सो आई होप आपको बेल थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। सो अगर कोई एक्यूज है या लेट्स से कि कोई कन्विक्टेड है और अब अपील में है, तो अगर वो जेल से बाहर आना हो चाहता है तो उसको बेल पे वो बाहर आ सकता है। बेल इज बेसिकली कि एक कंडीशंस होती है जिसपे आप किसी को आप छोटे टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए जेल से बाहर ला सकते हो। सो बेल दो टाइप की होती है, या तो बेलेबल होगा ऑफेंस। सो ऑफेंस दो टाइप का होता है, या तो बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल होगा। बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? जहां पे बेल मिलना आपका राइट होता है और नॉन बेलेबल में कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। तो ये दो टाइप के होते हैं। सो बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर में आपको बेल की कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। दोनों के अंदर बेल कंडीशंस होती हैं। सो बेल कंडीशंस क्या होती हैं कि आपको ये श्योरिटी देनी है। श्योरिटी मतलब मैं भी एज अ नाउन एज अ वर्ब यूज कर रहा हूं कि आपको श्योरिटी देनी है कि आप इस कंट्री को लीव नहीं करोगे, जब भी आपको बुलाया जाएगा आप कोर्ट में प्रेजेंट रहोगे। सो चाहे बेलेबल ऑफेंस हो चाहे नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, आपको श्योरिटी देनी पड़ेगी। तो अब श्योरिटी के अंदर में क्या होता है कि कई बार कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो श्योरिटी के अंदर में मॉनेटरी कंपनसेशन बोल दे, मॉनेटरी बॉन्ड बोल दे, नॉट कंपनसेशन, मॉनेटरी बॉन्ड बोल दे कि आपको इतना पैसा देना है, या फिर वो यहां पे बोल सकता है कि आप दो पर्संस को लेकर आइए जो आपके लिए श्योरिटी दें। तो यहां पे हो सकता है कि लेट्स से कि आप किसी केस में अंदर हो जेल में और आपको बेल चाहिए, तो यहां पे कोर्ट बोल सकता है कि आप किसी दो विटनेसेस या दो पर्संस को लेकर आइए जो आपके लिए श्योरिटी लें कि ये पर्सन रन अवे नहीं करेगा, ये जब भी आप बुलाओगे प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहां पे दो पर्संस है, मॉनेटरी बॉन्ड है, ये सिचुएशन हो सकती है। तो यहां पे ये जजमेंट, ये वाला केस क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दो युगांडा के लोग थे, दिल्ली हाई कोर्ट ने, यहां पे उन्होंने कंडीशंस क्या लगा दी कि आपको डेली पुलिस को, आपका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको आपको गूगल मैप्स पे अपनी लोकेशन सेंड करनी है।
आपको अपनी लोकेशन शेयरिंग करनी है, यानी उसको डेली बताना है। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, क्योंकि गूगल ने यहां पे एक तो बोला कि जो गूगल मैप्स पे लोकेशन शेयरिंग हो रही है ये फुल प्रूफ नहीं है, तो इससे हम ये श्योरिटी नहीं दे सकते कि आपको करंट लोकेशन शेयरिंग मिल रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या क्लैरिफाई करा कि ऑल्दो एक पुराना जजमेंट दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर में बोला गया था कि अगर कोई पर्सन को बेल मिल रही है तो उसमें वो अगर फॉरेनर है तो सिचुएशन में आप उससे एश्योरेंस लेटर मांग सकते हो एम्बेसी से, एश्योरेंस लेटर मांग सकते हो एम्बेसी से, और उस सिचुएशन के अंदर में एश्योरेंस लेटर के अलावा कोई और कंडीशन हो कोर्ट वो भी लगा सकता है। बट यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई करा है कि जो गूगल लोकेशन मांगी जा रही है मैप पे, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का यहां पे वायलेशन हो रहा है, तो दैट इज नॉट अलाउड। तो आप वो चीज नहीं करोगे। उसके अलावा जो यहां पे एश्योरेंस लेटर जो मांगा जा रहा है एम्बेसी से, ये भी मांगने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई पर्सन मान लीजिए अगर 10 ईयर्स की जेल कर पाया है, 10 ईयर्स का टोटल मैक्सिमम पनिशमेंट था, उसका पूरा केस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और उसने 5 साल जेल में कंप्लीट कर लिए, 5 साल हो चुके, यानी उसने आधी जो सेंटेंस है वो बिना उसको कन्विक्ट करे ही उसने फुलफिल कर दिया है, तो उस सिचुएशन में बेल देनी पड़ेगी आपको। सो कोर्ट यहां पे बेल देगा और यहां पे अब आपको एश्योरेंस लेटर भी नहीं चाहिए और आप लोकेशन शेयरिंग इस तरह की कंडीशन भी नहीं कर सकते हो। व्हाट इज द ओनली कंडीशन विच यू कैन आस्क फॉर, कि या तो आप मॉनेटरी बॉन्ड मांग लीजिए जो पर्सनल बॉन्ड हो सकता है, जो पर्सनल बॉन्ड हो सकता है, या फिर आप एक श्योरिटी को बोल दीजिए कि आप एक श्योरिटी प्रेजेंट कर दीजिए। तो यानी कि अगर वो पर्सन ये श्योरिटी या मॉनेटरी बेल बॉन्ड फुलफिल कर पा रहा है तो उस सिचुएशन के अंदर में अब बेल देना कंपलसरी हो चुका है। दिस इज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नाउ। So these were the news headlines from the Indian Express. So students, that's it from my side for today. So thank you and have a very nice day.